रीबर्थ ऑफ प्रिंसेस लव एपिसोड 2। यू आर इन लव बॉस। आपको लव एट फर्स्ट साइट नहीं, आपको लव एट फर्स्ट किस हुआ है, और जिससे भी हुआ है ना, वो इस दुनिया का रिचेस्ट इंसानों में से एक है जो आगे जाकर आपके बहुत काम आने वाला है। चिका की बात अरु शौर्या को लगा कि उसके गाल जल रहे हैं। उसने हैरानी से नींद में ही उसके गालों को छू लिया। ये क्या हो रहा है मुझे? ये फीलिंग शौर्या को समझ ही नहीं आई कि वो क्या फील कर रही है, और चीखा झट से बोली, कुछ नहीं, आप ब्लश कर रही है और इस फीलिंग को शर्म कहते हैं। चिका ने बेशर्मी से कहा और शौर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। लव? किस तरह का लव? तुमने तो कहा था कि प्यार कई तरीके के होते हैं, तो फिर ये किस तरह का प्यार है? शौर्या का सवाल, और चिका बोली, वही प्यार जो जिंदगी के सबसे हंसी वक्त में हमें मिलता है और फिर आखिर तक हमारे साथ में रहता है। आपको आपका हमसफर मिल गया है बॉस, चिका का कहना, और शौर्या इतनी शौक हुई कि अपनी आंखें खोलकर वो झट से उठकर बैठ गई। मिस, आपको होश आ गया? हम अभी बॉस को इन्फॉर्म करते हैं, उस डॉक्टर ने कहा जिसे शौर्या के सेफ्टी के लिए वहां रखा गया था। बाकी के बचे हुए दोनों डॉक्टर्स ने उसे जल्दी से चेक करने को ले लिया और वो उसे छू पाते उससे पहले ही शौर्या ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। कौन हो तुम सब, और ये जगह? शौर्या ने अपनी इर्द गिर्द देखा और जरा सतर्क होते हुए ही बोली, मिस, हमें आपके इलाज के लिए बॉस ने हायर किया है। वो 2 दिनों से आपके साथ ही थे, बट उन्हें कंपनी में काफी अर्जेंट काम आ गया, इस वजह से जाना पड़ गया, दूसरी डॉक्टर बोली, और शौर्या उन सबको एक एक करके देखने लग गई। चिका, क्या ये सब मेरे लिए सेफ है? शौर्या ने सवाल किया। हाँ बॉस, ये सब आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए ही है। आपकी बॉडी पर अब भी ड्रग्स का असर है, और मिस्टर अभिमन्यु आपके हेल्थ के बारे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सो इसीलिए उन्होंने इन सब को यहाँ हायर किया है। बट इनमें से ये दोनों आपसे जल रही है। आप हो ही इतनी खूबसूरत कि आपको देखकर कोई भी जल जाए। चिका ने जल्दी से उसे इन्फॉर्मेशन दी और शौर्या जरा सीरियस हो गई। क्या वो भी? आई मीन इनके बॉस मेरे खूबसूरती की वजह से मुझसे अट्रैक्ट हुए हैं? शौर्या के दिमाग में सवाल आया, जिसे उसने पूछ ही लिया। अभिमन्यु का वो सॉफ्ट जेस्चर, उसका वो प्रिंसेस कहना, उसकी किस और उसकी छुवन से महसूस होती वो सेफ फीलिंग, सब कुछ उसे काफी पसंद आया था। लेकिन इंसानी फितरत और उनका लालच अपने जिंदगी में उसने बहुत अच्छे से फिल किए थे, और वो हवस भरी नजरें। पहली शौर्या भी कुछ कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इस वाले शौर्या की बात ही अलग थी, और उसे देखकर कोई भी बहक सकता था। सो शौर्या को भी वही लगा। नहीं बॉस, अभिमन्यु राठौड़ इस किस्म का इंसान नहीं है। उन्होंने आज तक किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा है, उल्टा लड़कियां ही उनके पीछे भागती है, जिस वजह से वो काफी चिढ़ते हैं लड़कियों से। और मैं 100% श्योर हूँ कि आप उन्हें पसंद आपके लुक के वजह से नहीं, बल्कि आपकी हिम्मत और हौसले की वजह से आए हैं। चिका का कहना, और शौर्या खुश हो गई। मिस शौर्या, क्या आप ठीक है? उस जरा सी उम्र हुए डॉक्टर ने सवाल किया, और शौर्या की नजरें उनकी तरफ चली गई। कितनी प्यारी आंखें हैं इनकी। वो डॉक्टर भी एक पल उसके नजरों को देखते ही रह गई, और फिर होश में आकर उसे चेक करने लग गई। क्या आप बेटर फील कर रही है? उस डॉक्टर का सवाल, और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। वो सच में काफी बेटर फील कर रही थी। अब पहले जब वो होश में आई थी, जब उसे ड्रग्स की तलब महसूस हो रहा थी, वैसा अभी कुछ भी फील नहीं हो रहा था। इनफैक्ट वो काफी एनर्जेटिक फील कर रही थी। वो चिका से कुछ पूछने को हुई, मगर उससे पहले ही चिका बोली, बॉस, मैंने आपको आपका बनाया हुआ वो एंटीडोट दे दिया है जो हर तरह के ड्रग्स के नशे को बॉडी में से खत्म कर सकता है। साथ ही में मैंने आपको एनर्जी पिल भी दे दी है। चिका का कहना, और शौर्या के ओठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। प्रिंसेस, तभी उसके कानों पर वही मैग्नेटिक प्यार भरी आवाज आ गई, और शौर्या ने उस तरफ दे दिया। अभिमन्यु जल्दी से उसकी तरफ आ रहा था, और शौर्या उसे देखते ही रह गई। उस जैसा इतना हैंडसम, इतना हॉट इंसान उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और अगले ही पल उसने अपने आप को किसी की मजबूत बाहों में गिरफ्त पाया। माय बेबी, यू ओके ना सोना? अभिमन्यु का वो प्यार भरा सवाल, और शौर्या खो सी गई उसमें। उसने बस इतना ही कहा, और उसके बाहों में मिलने वाले सुकून और सेफ फीलिंग को महसूस करने लग गई। प्रिंसेस, क्या हुआ? अभिमन्यु ने उसे खोया हुआ महसूस करके सवाल किया, और उससे दूर होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर प्यार से बोला, क्या मैं आपको पहले से जानती हूँ? और शौर्या ने उससे सवाल किया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके पास आने पर ऐसा क्यों फील कर रही है। आखिर क्या है ऐसा जो उसे उसकी तरफ खींच रहा है, उससे जोड़ रहा है? उसने सवाल किया, और अभिमन्यु उसके आंखों में देखने लग गया। नहीं, अभिमन्यु का जवाब, और शौर्या बोली, तो फिर आप मुझे प्रिंसेस क्यों कह रहे हो? क्या मैं आपकी प्रिंसेस हूँ?
हाँ बेबी, यू आर माई प्रिंसेस एंड अब कोई सवाल नहीं। भूख लगी होंगी ना मेरा बच्चा, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ, अभिमन्यु ने प्यार से कहा। जब वो उनकी कैद में थी तब के कुछ दिन और अब के ये 2-3 दिन शौर्या ने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए अभिमन्यु ने कहा कि वो उसके सारे सवालों के जवाब बाद में देगा, फिलहाल उसने कुछ खाना ज्यादा जरूरी थी। हम शौर्या उसे टकमक देखते हुए ही बोली और फिर कुछ याद आकर उसने कहा, मुझे स्वीट खाना है। ये कहते हुए वो इतनी प्यारी लग रही थी कि अभिमन्यु को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ गया। ओह मेरी बच्ची, तुम कितनी प्यारी हो, अभिमन्यु ने उसके गाल पर ओठ टिकाकर कहा और शौर्या के गाल फिर से जल उठे। कम, आई विल हेल्प यू, अभिमन्यु ने कहकर उसे अपने बाहों में उठाया और उसे बाथरूम के अंदर छोड़ आया। अकेले मैनेज कर लूंगी या फिर किसी को हेलो के लिए भेज दूं? अभिमन्यु का फिक्र भरा सवाल और शौर्या ने नमे सर हिला दिया। ओके, बट डोर लॉक मत करना, अभिमन्यु ने कहा और फिर धीरे से दरवाजा बंद करके वो बाहर वह खड़ा रह गया। उसने जल्दी से शेफ को हेल्थी मगर टेस्टी खाना बनाने को कहा और स्पेशली स्वीट भी अरेंज करने के लिए बोल दिए। बाथरूम में खड़ी शौर्या का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। ये सारी फीलिंग उसके लिए नई थी और काफी एक्साइटमेंट पैदा करने वाली भी। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और शीशे में खुद को देखने लग गई। खुद को देखकर वो बड़ी ही हैरान हुई, सच में उसकी खूबसूरती काफी नायाब थी। शौर्या खोसी गई अपने इस नए रूप को देखने में। मिस शौर्या, डोर पर हुई दस्तक से वो होश में आई। कौन? शौर्या ने सवाल किया। मैं जूली, आपके लिए कपड़े लाई हूँ, जूली ने कहा और शौर्या ने थोड़ा सा डोर ओपन करके उस ड्रेस को ले लिया। शावर लेकर वो फ्रेश हुई और उस कॉर्ड सेट को पहन लिया। वो सॉफ्ट सा प्यारा सा पिंक कलर का कॉर्ड सेट बड़ा ही प्यारा था और उतना ही कंफर्टेबल भी। शौर्या के बाहर आते ही अभिमन्यु की नजरें उस पर चली गई और बस उस पर ही ठहर गई। शौर्या ने भी उसे देखा और अभिमन्यु धीरे धीरे करके उसके आस आ गया। उसने शौर्या के आगे कमरे में पहने वाली स्लीपर्स रखी और उसका हाथ थाम कर उसे ड्रेसिंग टेबल की तरफ लेकर आ गया। उसे चेयर पर बिठाकर उसने हेयर ड्रायर लिया और शौर्या के लंबे बालों को सुखाने लग गया। शौर्या की नजरें बस उस पर ही टिक गई। चले प्रिंसेस, अभिमन्यु ने उसके आगे हाथ किया और शौर्या सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लग गई। खाना नहीं खाना है क्या मेरे शोना को? अभिमन्यु का नटखट अंदाज और शौर्या के ओठों पर स्माइल आ गई। वो कड़ी हुई ही थी कि अभिमन्यु ने फिर एक बार अपने हाथों के पालखी में उसे उठा लिया और उसमें सवार होकर ही वो नीचे डाइनिंग रूम में आ गई। उसे एक चेयर पर बिठाकर अभिमन्यु उसके पास आकर बैठ गया और उनके आते ही शेफ अलग अलग खाने से भरे हुए बोल लेकर बाहर आ गए। कभी भी पानी का ग्लास खुद से ना लेना वाला वो आज शौर्या को अपने हाथों से खाना सर्व कर रहा था। उसने एक एक कर सभी डिशेस शौर्या को सर्व कर दी और उन सारी डिशेस को शौर्या आंखें फाड़ कर देखने लग गई। ये खाना है? उसके दिमाग में सवाल आया और चिका तुरंत बोली, हाँ बॉस, यही खाना होता है। आप जो वहाँ खाती थी वो सिर्फ आपके बॉडी को न्यूट्रिशन देने का सोर्स था, चिका का कहा और शौर्या को वो खाना याद आ गया। बेस्वाद खाना था वो, ना उसमें नमक होता था, न मिर्च मसाले और ना ही ऑयल। सिर्फ शौर्या ही नहीं, वह जितने भी और उसके जैसे गुलाम थे, उन्हें दिया जाने वाला खाना कम और एक तरफ की मेडिसिन ही होती थी को उन्हें एक्टिव रखने के लिए दी जाती थी। हाँ, कभी कभी अगर उनका काम बहुत अच्छा होता था तो उन्हें स्वीट में हलवा खाने को मिलता, लेकिन वो हलवा हमारे तरह नहीं, बल्कि पानी में सूजी डालकर बॉईल की हुई होती थी और उसमें नाम का गुड़ मिलाया जाता था जिससे उस डिश को स्वीटनेस मिलती थी। और उस स्वीट हलवे को खाने के लिए वहाँ मौजूद सभी काफ़ी मेहनत करते थे। एक तरह से वो स्वीट रिवॉर्ड नहीं होता था, बल्कि एक तरह का लालच होता था जिससे वो सब और भी ज़्यादा काम करते थे। क्या हुआ प्रिंसेस? अभिमन्यु ने उससे प्यार से सवाल किया। वो जिस तरह से खाने को देख रही थी उसे देखकर वो ही जरा कंफ्यूज हो गया था। मैंने इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं देखा था, शौर्या बोली और उसकी बात सुन अभिमन्यु ही नहीं वहां मौजूद सभी को काफी बुरा लगा। मयंक, अभिमन्यु का दोस्त के बदबोले स्वभाव की वजह से लगभग विला में शौर्या और उसके घर वालों के बारे में थोड़ी बहुत खबर फैल गई थी। अरु वो सभी उसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके थे। अम्मा, अभिमन्यु को सुझा नहीं कि वो क्या कहे। उसने जब उसी जानकार पढ़ी थी तब उसे पता चला था कि वो सब शौर्या के साथ बहुत ज्यादती करते थे और उसे खाना भी नहीं देते थे। शौर्या जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी वही मिलने वाले खाने पर गुजारा करती थी। वो पढ़कर उसे बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन जिस तरह से अभी शौर्या ने कहा उसे सुनकर उसे तो और भी बुरा लगा। ये लो खाओ ना प्रिंसेस, अभिमन्यु ने अपने हाथों से एक बाइट उठाया और उसके ओठों के पास लेकर गया। शौर्या ने भी जल्दी से वो खा लिया एंड देन उसकी आंखें बंद हो गई। ये टेस्ट
ये टेस्ट उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। उसे वो तना पसंद आया कि उसने उसे जल्दी से चबाया और फिर से अपना मुंह खोलकर अभिमन्यु के तरफ आंखों में चमक लाए हुए देखने लग गई। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर उसके मुंह में अगला बाइट डाल दिया और शौर्या वो भी जल्दी जल्दी खाने लग गई। उसे ऐसा खाता देखकर अभिमन्यु को बड़ी ही खुशी हो रही थी। लगभग पूरा खाना खिलाने के बाद अभिमन्यु ने स्वीट में से गुलाब जामुन उठाया और शौर्या को खोला दिया और बस उसे खाकर शौर्या की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बेबी? अभिमन्यु ने जल्दी से फिक्र से सवाल किया और शौर्या उसकी तरफ देखने लग गई। थैंक यू मुझे बचाने के लिए और इतना प्यार करने के लिए। आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? शौर्या नम आंखों से बोली और अभिमन्यु ने उसके माथे पर अपने ओठ टिका दिए। नहीं जाऊंगा, कम भी नहीं जाऊंगा, अभिमन्यु का जवाब और शौर्या जे ओठों पर स्माइल आ गई। एक सवाल करूं आपसे? शौर्या उसे देखते हुए ही बोली और अभिमन्यु ने हाँ में सर हिला दिया। मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो आप? आखिर क्या रिश्ता है हमारा? मैं आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं, फिर भी इतना सब कुछ क्यों? शौर्या ने उसके आंखों में देखते हुए सवाल किया और अभिमन्यु ने फिर एक बार उसके चेहरे को थाम लिया। बिकॉज यू आर माई प्रिंसेस। क्या इतना जवाब काफी है? अभिमन्यु का कहना और शौर्या उसे देखते ही रह गई। नहीं, सिर्फ इतना जवाब उसके लिए काफी नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से, जिस तरह से अभिमन्यु ने उससे ये बात कही थी ना, उसे महसूस कर शौर्या बस उसे देखते ही रह गई। उसके अंदर के इमोशन उसके ही समझ से परे थे। कभी भी किसी का प्यार ना मिली हुई वो उस लवेबल अफेक्शन को समझने में जरा कमजोर ही थी, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो सीधा उसके दिल को छू गया। एम यूर प्रिंसेस? शौर्या का सवाल करने जैसा टोन और अभिमन्यु ने हाँ में सर हिला दिया। यस यू आर माई प्रिंसेस, माई फ्यूचर क्वीन, अभिमन्यु का जवाब और शौर्या मुस्कुरा उठी। कब में तुम्हें हमारा घर दिखता हो? अभिमन्यु का अभी खाना हो चुका था तो उसने उसके आगे हाथ करके कहा और शौर्या बिना कुछ कहे उसके साथ उठ गई। अभिमन्यु उसे बेसिन के पास लेकर गया। उसने पहले उसके हाथ धोए और फिर अपने हाथ धोकर उसके हाथों को साफ करने लग गया। शौर्या बिना कुछ कहे सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें और उसका ये हमारा घर कहना शौर्या के दिल के अंदर तक जा बसा था। आगे का वक्त घर देखने में ही बीत गया। काफी सुंदर विला था अभिमन्यु का। फर्स्ट फ्लोर पर कुछ रूम्स, किचन और लिविंग रूम था, तो वही सेकंड फ्लोर पर गेस्ट रूम थे। बाकी का थर्ड फ्लोर पूरा उसका ही था। उसका कमरा, जिम, स्टडी, स्विमिंग एरिया और बाकी के 4-5 कमरे खाली थे, लेकिन वहां उस फ्लोर पर जाने की इजाजत ज्यादातर स्टाफ को नहीं थी। गिने चुने ही लोग वहां जाते थे। उस फ्लोर को देखने बाद वो विला के बैक साइड आ गए और वो का स्विमिंग पूल शौर्या देखते ही रह गई। वो पार्टी के लिए तैयार किया हुआ एरिया था, लेकिन ये बात अलग थी कि आज तक इस विला में उसके मोम डैड और 1-2 फ्रेंड्स के अलावा और कोई भी नहीं आए थे और ना ही उसने कभी यहाँ उसके घर में कोई पार्टी होस्ट की थी। शौर्या की नजरें अब भी स्विमिंग पूल पर ही थी और उतने में अभिमन्यु का कॉल रिंग हुआ। प्रिंसेस, अर्जेंट कॉल है, बस 5 मिनट। हाँ, अभिमन्यु ने उससे जाने की इजाजत मांगी और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। अभिमन्यु वहां से दूर गया और उसने कॉल उठा ली। शौर्या अब भी पानी की तरफ ही देख रही थी। पानी काफी पसंद था उसे। ना पानी नहीं, समंदर पसंद था उसे, बहुत ज्यादा पसंद। उसकी ऊंची ऊंची उठती लहरें, उन लहरों की आवाज, समंदर का शांत रूप, और जब उसने भवंदर आता था वो रूप। उसे कहना हर्ज नहीं होगा कि शौर्या पूरी तरह से समंदर के प्यार में थी और पानी के अंदर डीप डीप जाना उसे काफी पसंद था। अब भी जब उसने पानी को देखा तो वह अपने आप को नहीं रोक पाए और वो आराम से पानी में उतर गई। उस पूल का पानी काफी गहरा था, लेकिन जितना गहरा था उतना ही साफ भी था। ब्लू कलर के उस पूल के अंतिम छोर को तक के देखा जा सकता था और उसकी उसी खोली में शौर्या धीरे धीरे करके जा रही थी। अभिमन्यु ने बात करे हुए ही शौर्या की साइड को देखा और जब वो नहीं दिखी तो वो पैनिक हो गया। उसने कॉल कट कर दी और जल्दी से उस तरफ आ गया। उसने पूल में झांक कर देखा तो शौर्या आराम से पानी के तल में बैठी हुई थी और उसके चेहरे से वो बहुत ही शांत नजर आ रही थी। सच कहे तो अभिमन्यु जालिद से पानी के अंदर जाना चाहता था और उसे बाहर निकलना चाहता था। उसके जख्म अभी भी पूरी तरह से भरे ही नहीं थे। में भी ज्यादा पानी की कांटेक्ट से वह इन्फेक्शन हो जाता। इसी वजह से वो पानी में से उसे बाहर निकालने के लिए कूदने ही वाला था कि शौर्या के चेहरे पर उसे सुकून भरे, खुशी भरे भाव दिखाई दिए और वो वही खड़ा रहा। शौर्या पानी के अंदर 22 सेकंड से थी। अभिमन्यु का ध्यान था उस पर और उस हिसाब से वो अच्छे से जानता था कि वो कब से पानी में है। फिर आगे कुछ और सेकंड्स बीते। 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, 50 सेकंड्स, 1 मिनट एंड 10 सेकंड्स। जैसे जैसे एक आगे बीत रहा था वैसे वैसे अभिमन्यु की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो पानी में कूदना चाहता था, शौर्या को बाहर निकलना चाहता था,
लेकिन शौर्या के चेहरे पर के भाव उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। बट अब अभिमन्यु से रहा ही नहीं गया। शौर्या को पानी में जाकर 1 मिनट और 32 सेकंड्स हो गए थे और अभिमन्यु पानी में जंप करने ही वाला था कि शौर्या उससे ऊपर आते ही दिखाई दी और ऊपर आकर उसने एक लंबी सांस ली और साथ ही में उसके ओठों पर बड़ी वाली स्माइल भी आ गई। तैरते ही वो अभिमन्यु के पास आए और अभिमन्यु ने उसके आगे हाथ कर दिया। उसे बाहर निकलाकर अभिमन्यु ने तुरंत उसे अपना कोट पहनाया और अगले ही पल शौर्या उसके गले लग गई। मैं कब से ये करना चाहती थी, मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है मन, थैंक यू, आपके वजह से मैं ये कर पाई, शौर्या ने खुश होकर कहा और अपनी खुशी में उसने अभिमन्यु को मन कहकर पुकारा और बस अभिमन्यु के ओठों पर भी बड़ी वाली स्माइल आ गई। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें खुशी मिली, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारे फ्लो पर बने हुए स्विमिंग पूल में स्विम करना। यहाँ नहीं। हाँ प्रिंसेस। अभिमन्यु खुश तो था लेकिन उसके साथ वो थोड़ा पजेसिव भी हो गया। और क्यों ना होता, पानी से भर निकली हुई शौर्या की खूबसूरती इस कदम नूर दे रही थी कि उसकी तो क्या किसी की भी नजरें उस पर से हट नहीं पाती और भीगने की वजह से उसके बॉडी को चिपके हुए उसके कपड़े, उफ कितने परफेक्ट कप थे उसके बॉडी के जिसे देखकर किसी भी लड़के का दिल बहक जाता। और अभिमन्यु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई उसे ऐसे देखे, सो उसने यहाँ के बजाय उसे उसके पर्सनल पूल में स्विम करने को कहा और उसे अपने बाहों में उठाकर वो ऊपर उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु ने दसीदे उसे उसके लिए तैयार किए हुए वॉकिंग वार्डरोब में लेकर आ गया, जहां उसने शौर्या के लिए हर टॉप ब्रांड के कपड़े, एक्सेसरीज, शूज, पर्स और हर वक्त वो लड़कियों की जरूरत की चीजें रखी हुई थी। उसने अपने हाथों से शौर्या को एक ड्रेस दिया और चेंज करके आने को कहकर वो बाहर चला गया। शौर्या भी चेंज करके आ गई और फिर उसने उसे ड्रेसिंग टेबल के पास लाकर बिठा दिया और उसके बाद फिर से ड्रायर से सुखाने लग गया। उस ड्रेसिंग टेबल पर भी उसने उसके मेकअप की और स्किन केयर के लिए हर एक प्रोडक्ट रखे हुए थे, किसी भी चीज की कमी नहीं रखी हुई थी अभिमन्यु ने उसके लिए। उसके बाल सूखते ही अभिमन्यु ने पहले उसके हाथ की ड्रेसिंग चेंज की। वो एक बहुत ही काबिल डॉक्टर था, सो उसने सब कुछ परफेक्टली बिना उसे कोई भी तकलीफ हुए कर दिया। अच्छे से ड्रेसिंग होने के बाद अभिमन्यु ने उसकी मेडिसिन उसे दी और फिर उसे अपने बाहों में उठाकर वो बेड पर ले आया, उसे लेटाकर और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर के वो भी उसके पास लेट गया और तभी उसे कुछ याद आ गया। वो उठा और एक तरफ चला गया और यहाँ उसे दूर जाता हुआ देखकर शौर्या का मुंह बन गया। प्रिंसेस को पसंद नहीं आया उसके प्रिंस को दूर जाता हुआ देखना। अभिमन्यु उसके साथ बॉडी लोशन, लिप बाम और मॉइस्चराइजर लेकर आ गया। शौर्या उठकर बैठ गई और अभिमन्यु में मॉइस्चराइजर अपने हाथों पर लिया और आराम से शौर्या के खूबसूरत चेहरे पर अप्लाई किया। उसके बाद बॉडी लोशन लेकर उसके हाथ को धीरे धीरे लगाने लग गया। उसके पैरों के पास बैठकर अभिमन्यु ने उसके पैर को अपने हाथ ले लिया और उसके वो गोर खूबसूरत पैर देखकर उसकी नियत जो पहले से ही बिगड़ी हुई थी वो और बिगड़ गई, मगर उसके बावजूद भी उसने अच्छे से लोशन उसके पैर पर लगा दिया। फिर आखिर में लिप बाम उसके ओठों पर अप्लाई करके उसने उसके सॉफ्ट ओठों को और भी सॉफ्ट बनाया। सो अब अभिमन्यु ने उसके माथे पर ओठ टिका दिए और उसका सो जाओ सुनकर शौर्या का मुंह बन गया। अब ना बोलकर भी उसे उसके किस करने की आदत हो गई थी और उसके ओठ तो उसके इतने करीब थी, इतने ज्यादा, सिर्फ कुछ इंचेस की दूरी पर, एंड उसने उसे किस नहीं किया। शौर्या को बुरा ही लगा और गुस्सा भी आ गया। उसने मुंह बनाया और लेट गई बेड पर और अभिमन्यु उसे ब्लैंकेट से कवर कर पाता उससे पहले ही उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर ले ली और खुद को कवर कर दिया। अभिमन्यु भी पूरा सामान उसके सही जगह पर रख कर आ गया और उसका लैपटॉप लेकर बैठ गया। बहुत जरूरी काम करना था उसे फिलहाल और वो उसी के काम में लग गया। अभिमन्यु एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और साथ ही में एक बहुत ही काबिल डॉक्टर भी था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी खुद की एक हॉस्पिटल की काफ़ी बड़ी चेन थी। वो सारे के सारे हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे और उन हॉस्पिटल में की जो भी बड़ी बड़ी मशीन्स आती थी वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी सिम्फोसिस की तरफ से आती थी। बात पिछले 3 दिनों में वहाँ शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी तरफ से एक भी ऑर्डर डिलीवर नहीं हुई थी और सिर्फ अभिमन्यु के हॉस्पिटल को ही नहीं बल्कि दूसरे हॉस्पिटल्स को भी, और इसी के साथ साथ उसी कंपनी के तरफ से जो मेडिसिन भी आते थे वो भी डिलीवर नहीं हो रहे थे। अचानक से ये ऐसा होना सब काफ़ी कंफ्यूज थे और साथ ही में मुश्किल में भी, क्योंकि उन मशीन्स पर, उन मेडिसिन पर उनके हॉस्पिटल के पेशेंट की हेल्थ डिपेंड थी। अभिमन्यु भी उसी मुसीबत में उलझा हुआ था, इस बात से अनजान कि उन कंपनी के साथ क्या हुआ है। एक्चुअल में सिम्फोसिस कंपनी कहाँ है ये बात किसी को भी पता नहीं थी। किसी आइलैंड पर बसी हुई थी वो कंपनी और उसके दूसरे ब्रांचेस भी पूरे वर्ल्ड में 5 आइलैंड पर थे, वहीं से उनका बिजनेस वर्क होता था। बट अंदर से खबर आ रही थी कि उन सभी आइलैंड पर एक साथ हमला हुआ है और उनकी हर एक इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि उनके लैब में तक की एजी लग गई और उनका सारा डाटा
सारा टायर मटेरियल सब कुछ जलकर राख हो गया। कब, क्या और कैसे हुआ ये किसी को पता नहीं था। इनफैक्ट ये न्यूज़ भी अभी तक न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट नहीं हुई थी, बट टॉप बिजनेस अथॉरिटी के पास ये न्यूज़ आई थी और अभिमन्यु भी उस अथॉरिटी में शामिल था। इस न्यूज़ वो भी हैरान हो गया था। वो तक के सिम्पोसिस का एक पुराना कस्टमर था, साथ ही में वो भी उस साइंटिस्ट की पूरे टीम को काफ़ी अप्रिशिएट भी करता था। उनके मेडिकल इक्विपमेंट्स, सारी मशीन्स और दवाएं सच में पेशेंट के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, और ऐसी कंपनी का रातों रात नामो निशान मिटना उसे जरा सी टेंशन वाली ही बात थी। अभिमन्यु यही सोच रहा था कि आखिर कौन हो सकता है जिसकी वजह से वो कंपनी लगभग खत्म ही हो गई। बात वो कहा जानता था, उसका जवाब उसके सामने ही है और आराम से बेड पर सोया हुआ है। शौर्या ही सिप्मोसिस की में साइंटिस्ट थी। उसी ने वो मेडिकल इक्विपमेंट्स और वो सारी मेडिसिन्स बनाई थी, और जब उसके साथ वो सब कुछ हुआ तब उसने गुस्से में सब कुछ खत्म कर दिया। किसी के पास भी अब कोई डाटा नहीं बचा था। वो डाटा जहाँ जहाँ सेव था वहाँ से डिलीट हो गया था। उसके अंत के वक्त उसने उसके बनाए हुए हर एक चीज़ का अभी अंत कर दिया, वो भी बुरी तरह से। अब उन सारी चीज़ों को कोई भी नहीं बना सकता था और ना ही उसे कोई कॉपी कर सकता था। उन मशीन्स का मैकेनिज्म इतना हार्ड और क्रिटिकल था कि किसी को समझ नहीं आता था, और वो मेडिसिन भी उनमें काफ़ी रेयर हर्ब्स थे जिस वजह से उन्हें भी आसानी से बनाया नहीं जा सकता था। अभिमन्यु काफ़ी देर उसी के बारे में सर्च करता रहा, और जब उसे कोई भी सबूत नहीं मिला उसने उस काम को छोड़ दिया और उसके काम में लग गया। इस बीच शौर्या की नींद भी अच्छे से हो गई थी और वो आगे क्या करना है यही बात चिका के साथ डिस्कस कर रही थी। भले ही उसके पास अभिमन्यु था, लेकिन वो उसका गलत यूज़ नहीं करना चाहती थी। उसे जल्द से जल्द अपना कुछ काम स्टार्ट करना था जिस वजह से उसके पास भी इनकम सोर्स हो और वो किसी पर डिपेंड ना रह सके। सब कुछ डिसाइड करने के बाद शौर्या ने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़रें सामने के सोफे पर बैठकर काम करते ही अभिमन्यु पर गई। ब्लैक ट्रैक पेंट और बाल तक सैंडो पहना हुआ वो सोफे पर बैठा हुआ था और सामने रखे लैपटॉप पर उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी। वैसे तो वो जब भी उसके कमरे में होता तब वो शर्टलेस ही रहता था, लेकिन उसकी प्रिंसेस भी यहाँ थी, सो वो अक्सर उसे ऑकवर्ड कर सकता था। उसने सैंडो पहनी हुई थी और कसम से वो ब्लैक सैंडो उसके गोरे बदन पर ऐसे दिख रही थी कि किसी की भी नज़रें उस पर से हट ही नहीं पाती कि वो पहले से ही कमल की बॉडी और भी कमाल की दिख रही थी। मेसी हेयर उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे तो वही उसके ओठों लगातार कुछ पड़ते हुए हिल रहे थे। उन सेक्सी ओठों को देखकर तो शौर्या को उनकी किस याद आ गई और उसके ओठ सूखने लग गए। उसके हाथों के मसल्स और लैपटॉप पर तेजी से चलती हुई उंगलियां, शौर्या तो खो ही गई थी उसे देखने में। और फिर अभिमन्यु का उसकी केयर करना, उसे पैम्पर करना, उसे प्रिंसेस बोलना, हाय उसके गाल जो शर्म से जल उठे और वो शर्मा कर ब्लैंकेट में छिप गई। अभिमन्यु भले ही काम में बिजी था, लेकिन उसकी एक नज़र शौर्या पर ही बसी हुई थी और उसका यूं से देखना फिर शर्माना, हाय अभिमन्यु का दिल भी खुशी से उछल पड़ा। वो उसके पास जाना चाहता था और उसे बहुत बहुत प्यार करना चाहता था, मगर हाय रे ये काम करना जरूरी था। अभिमन्यु ने किसी तरह से खुद कंट्रोल किया और उसके काम में बिजी हो गया। शौर्या को भी फिर से नींद लग गई। लगभग रात के वक्त ही उसकी नींद खुली और अभिमन्यु ने इस बार भी उसे उतने ही प्यार से डिनर करवा दिया, उसकी केयर कर, उसके साथ एक छोटी सी वॉक कर। उसने फिर एक बार उसे मेडिसिन व उसका नाइट स्किन केयर रूटीन करवाकर अभिमन्यु ने उसे बेड पर सुला दिया और वहां से उठने को ही हुआ था कि शौर्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वो आज सुबह से एक बार भी उसके करीब नहीं आया था और न ही उसने उसे किस की थी, और शौर्या उसको इस वजह से अब बुरा लग रहा था। मिलकर उन्हें इतना सा ही तो वक्त हुआ था, बट इतने से वक्त में ही उसे उससे काफ़ी लगाव हो गया था और वो उसके बिना रह नहीं पा रही थी। शौर्या की आंखें भर के आ गई। हे बच्चा, माय बेबी कप, क्या हुआ मेरे प्रिंसेस को? क्या कहीं दर्द हो रहा है? अभिमन्यु ने फिक्र से सवाल किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। क्या आपको अब मैं पसंद नहीं हूँ? शौर्या ने इमोशनल होकर सवाल किया और उसकी उन हरी आंखों में आंसुओं की बूंदें छाने लग गई। नहीं बच्चू, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, सबसे ज्यादा तुम पसंद हो मुझे। आफ्टर ऑल यू आर माई प्रिंसेस। अभिमन्यु उसे समझाते हुए उसके सर को कदल करते ही बोला और शौर्या ने अपने ओठ बाहर निकाल दिए। तो आप मुझे किस क्यों नहीं कर रहे हैं? शौर्या का सवाल और अभिमन्यु के ओठों पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। मेरे बेबी को किस चाहिए? अभिमन्यु ने शरारती लहजे में सवाल किया और शौर्या की अनकहे हंस से झुक गई।
ओह मेरा सुपर क्यूट बच्चा, मेरी गुड़िया, तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो, अभिमन्यु प्यार से बोला और उसने झुककर उसके गुलाबी नाजुक ओठों को अपने ओठों में भर लिया और उन्हें जी भर के चूमने लग गया। शौर्या भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी और आगे के ना जाने कितने वक्त वो आपस में उलझे रहे। तकरीबन आधे घंटे तक अभिमन्यु उसके ओठों के साथ खेल रहा था और जब उसे लगा कि शौर्या ठीक से सांस नहीं ले पा रही है तो वो उससे दूर हो गया। उसने अपना चेहरा शौर्या के गर्दन में छिपा दिया और धीरे धीरे कर एक वहाँ वेट किस करने लग गया। शौर्या मचल रही थी उसके हर एक छुबन से, बट ये भी सच था कि उसकी ये छुबन उसे बहुत ही अच्छा एहसास दिलवा रही थी। थोड़े से प्यार के लिए किसी के आगे अगर प्यार का समंदर होगा तो जाहिर सी बात है उस प्यार में वो भीग ही जाएगा ना। उसी तरह से शौर्या के लिए यह अभिमन्यु का प्यार उस गहरे समंदर की तरह था जो उसे बहुत बहुत सुकून दिला रहा था और वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। ना जाने आगे के कितने देर अभिमन्यु उसे चूमता रहा, उसे प्यार करता रहा, लेकिन उनकी मर्यादा उन्होंने अभी तक नहीं लांघी। काफी देर बाद एक दूसरों के बाहों में भरकर वो नींद के आगिद में चले गए। अभिमन्यु गहरी नींद में था लेकिन शौर्या थोड़ी देर बाद ही उठ गई। एक तो उसे सोने की इतनी आदत नहीं थी, बट दवाएं और ड्रग्स के नशे की वजह से उसकी काफी नींद हो गई थी, सो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। क्या करूं मैं? शौर्या ने खुद से ही दिल सवाल किया। इस तरह फरीक बैठना उसकी किस्मत में ही नहीं था। हर वक्त वो कुछ ना कुछ करते ही रहती थी। उसके मेडिसिन, उसके एक्सपेरिमेंट्स या फिर नए शिप्स डिजाइन करना, इन सब में ही वक्त कैसे बीतता था उसे पता नहीं चलता था। और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी नजरें अभिमन्यु के सीने पर गई जिस पर सर रखकर वो अब तक सो रही थी। उसने चेहरा उठाकर उसे देखा और उसे यूं सोता हुआ देखकर बस कुछ देर तक दिखेती ही रह गई। चिका, शौर्या ने दिल उसकी बनाई हुई उस सिस्टम को आवाज दी और चिका तुरंत एक्टिव हो गई। उन सब का क्या हाल है? सिम्पोसिस जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, रातों रात उसका पूरा डेटा डिलीट होने की वजह से उनके बिजनेस पर क्या असर हुआ है, जरा बताओ तो मुझे, शौर्या ने कहा और चिका तुरंत जवाब देते ही बोली, बताती नहीं बॉस, आपको दिखाती हूँ। चिका बोली और उसने सिम्पोसिस के सारे न्यूज़ अपडेट उसे देने लग गई। वैसे तो अब तक पूरी बात मीडिया को पता नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें मिली थी वो बार बार टेलीकास्ट कर रहे थे और सिम्पोसिस के ओनर और बाकी सबसे सवाल जवाब कर रहे थे। ये कब तक उस न्यूज़ जो छिपा सकते हैं? शौर्या ने सवाल किया और चिका जवाब में बोली, और 3 या 4 दी, लेकिन उनके साथ डील करने वाले सभी कंपनी उनके ऑर्डर के लिए उन्हें फोर्स कर रही है और बिग बॉस का भी ऑर्डर था उनके पास, इसी वजह से तो वो इतना परेशान है और वही काम कर रहे थे, चिका ने कहा और शौर्या कंफ्यूज हो गई। बिग बॉस से समझ नहीं आया ये चिका किसके बारे में बात कर रही है। ऑफ कोर्स बिग बॉस, अभिमन्यु राठौड़ मेरे बिग बॉस है, चिका की चहकती हुई आवाज और शौर्या मुस्कुराई। अम्मा चिका, एक और भी काम था तुम्हारे पास। क्या तुम पता लगा सकती हो कि मेरे डैड कौन है? उस वक्त जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें से कई सारी औरतों को किडनैप करके या फिर खरीद कर लाया गया था। मेरी मोम भी उन्हीं में से एक थी, बट मेरे डैड वो तो कहीं ना कहीं होंगे ही ना। और इस शौर्या के पेरेंट्स, वो भी तो कौन है पता नहीं है हमें। तुम एक काम कर सकती हो, क्या हम दोनों के पेरेंट्स को ढूंढ सकती हो? मुझे उनसे मिला है या फिर एटलीस्ट उन्हें दूर से देखना है, शौर्या ने कहा और चिका ने ओके कह दिया। वो उस काम में लग गई और शौर्या वैसे ही कुछ देर तक अभिमन्यु के सीने पर सर रखकर नींद आने का इंतजार करती रही, बट उसे नींद आ ही नहीं रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने धीरे से अभिमन्यु का हाथ उसके पीठ पर से दूर किया और आराम से उठकर बैठ गई। उसकी हरकतें काफी स्मूथ थी, जिस वजह से नींद में भी हमेशा अलर्ट रहने वाला अभिमन्यु को नींद पर कोई असर नहीं हुआ। शौर्या आराम से उस कमरे से बाहर आ गई और वो वही उस फ्लोर पर बने हुए दूसरे कमरे की तरफ चली गई। काफी बड़ा और खूबसूरत रूम था वो, जिसे देखकर शौर्या मुस्कुराए और उसकी नजरें सामने रखे हुए चीज पर गई जिसे देखकर उसने आंखों में चमक आ गई। उसके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत पियानो था और उस खूबसूरत पियानो को देखकर शौर्या बहुत ही खुश हो गई। वैसे म्यूजिक और उसका रिश्ता कुछ गहरा नहीं था, बट वो जिनके लिए काम किया करती थी उनमें से एक साइंटिस्ट जो कि सिम्पोसिस के बिग शॉट में से एक थे, उन्हें म्यूजिक काफी पसंद था और उन्होंने ही शौर्या को कुछ म्यूजिक पिस सुनाए थे और उसे अपना नया अच्छा म्यूजिक क्रिएट करने के लिए कहा था। एंड हर काम में एक्सपर्ट रहने वाले उसने वो किया भी था। एक बहुत अच्छी पियोनिस्ट थी।
वो आगे आए और उसने उस पियानो को अपने हाथों से छू लिया। एक अजीब सी खुशी महसूस हुई उसे उस पियानो को छूते ही। वो उसके सामने रखे हुए स्टूल पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके अपनी उंगलियां उस पर चलाने लग गई। पहले काफी सिंपल नोट्स चलाए उसने उस पर और फिर धीरे धीरे करके उसने अपने नए नोट्स प्ले करने लग गई। वो धुन जो वो बजा रही थी वो उसके जिंदगी से रिलेटेड थी। शुरुआत में थोड़ी सी खुशी भरी, क्योंकि इतनी दिनों के बाद जो उसे पियानो बजने मिल रहा था, और फिर वो धुन दुख भरी बजने लग गई। जो दुख, जो अकेलापन उसने इतने सालों में जिया था, उसकी धुन में भी वो समझ आ रहा था। और फिर उसका रिबर्थ, उसे जुई खुशी, अभिमन्यु का प्यार और सबसे बेहद क्रॉस की आज़ादी, ये खुशी भरे भाव उसकी धुन में आ गए और वो धन कमाल बेमिसाल बन गई। शौर्या आंखें बंद करके वो धुन बजा रही थी, तभी उसके सामने एक शख्स का चेहरा आया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सौरभ पाटिल थे, इस शौर्या के बाबा, और उनके साथ की शौर्या की कुछ मीठी मीठी यादें उसके जहां में आ रही थी। बाबा, मुझे भी इसे बजाना है, आप कितने औसम हो, मेरे बाबा बेस्ट है। बाबा आप मुझे सिखाओ, मुझे भी आपकी तरह पेंटिंग करनी सीखनी है, और मैं भी आपकी तरह एक आर्किटेक्ट बनूंगी। बाबा आपकी मेडिसिन कड़वी होती है मेरे प्यारे बाबा। और भी ना जाने क्या क्या लफ्ज उसे सुनाई दे रही थे और उसके ओठों पर स्माइल आ रही थी। एक पिता का प्यार क्या होता है ये उसे पता नहीं था, लेकिन इन यादों में सहारे वो उस प्यार को महसूस कर पा रही थी, और उसे उतनी ही खुशी हो रही थी। उसे इस तरह खुश देखकर कोई और भी था जो कादो खुश हो रहा था। ऑफ कोर्स वो अभिमन्यु राठौड़ था। शौर्या के कमरे के बाहर जाने के कुछ मिनट्स बाद ही उसकी नींद खुल गई। उसका एहसास ना पाकर नींद में भी वो बेचैन हो गया और उसकी नींद खुल गई। प्रिंसेस, कहाँ हो तुम? अभिमन्यु परेशान हो गया और उसने जल्दी से बाथरूम की तरफ जाकर उसे आवाज लगाई, बट वॉशरूम का दरवाजा खुल गया और श्रेया को वह ना देखकर अभिमन्यु काफी डर गया। वो जल्दी से कमरे के बाहर आया और उसके कानों पर पियानो की धुन सुनाई दी। अभिमन्यु तुरंत वहां गया और शौर्या बजा रही धुन को बिना कोई आवाज करे सुनने लग गया। उसके उस धुन में छिपी हुई खुशी, फिर उदासी, अकेलापन और फिर से खुशी, सब कुछ महसूस कर सकता था वो। शौर्या को इतने अच्छे से पियानो बजाता हुआ देखकर वो पहले तो बहुत हैरान हो गया, लेकिन फिर उसकी हैरानी कम भी हो गई। सौरभ अग्निहोत्री वाकई में एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे और वो बहुत काबिल भी थे। एक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट होने के साथ साथ वो उतनी ही अच्छे पेंटर थे और साथ ही में एक म्यूजिक लवर भी। उनकी मोम एक म्यूजिशियन थी, सो उनके अंदर ट्रेन होकर उन्होंने उनके ज़माने में म्यूजिक में भी काफ़ी अवार्ड जीते थे। और फिर उन डैड जो एक आयुर्वेद एक्सपर्ट थे, सो उनके साथ उन्हें मेडिसिन की भी अच्छी जानकारी थी। लेकिन अपने दोनों पेरेंट्स के दबाव के चलते उन्होंने अपनी फील्ड ही बदल दी। उनकी मोम चाहती थी कि वो म्यूजिक में करियर करे, तो उनके डैड चाहते थे वो उन्हीं की तरह एक काबिल डॉक्टर बने। और फिर क्या, उन दोनों के झगड़े से तंग आकर उन्होंने आर्किटेक्चर फील्ड चुन ली। शौर्या को उन्होंने ही संभाला था और वो 24 घंटे उनके साथ ही रहती थी, सो इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि उन्होंने ये सारी चीजें उसे ना सिखाई हो। उन्होंने काफी ट्रेन किया था उसे। हाँ, उनके जाने के बाद उसे सब चीजों की प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने अब जिस शौर्या की सोल थी वो तो हर एक चीज में एक्सपर्ट थी। फिर वो कसी पियानो बजा नहीं सकती थी। आखिरी नोट लेते हुए शौर्या पियानो बजाना बंद कर दिया और अभिमन्यु का दिल खुशी से भर उठा। तभी उसका फोन बजा और उसने उसके असिस्टेंट लियो का मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर के भाव गंभीर हो गए। अभिमन्यु ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया और अंदर की तरफ बढ़ा। शौर्या का ध्यान भी उसके कदमों के आते हुए आवाज से उसके तरफ गया और वो खुशी से मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी समी कम हो गई। क्या मैंने आपके नींद को डिस्टर्ब कर दिया अभिमन्यु? शौर्या ने जरा हिचकिचाते हुए गिल्ट के साथ ही सवाल किया और अभिमन्यु मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं, और हाँ मुझे अफसोस होता अगर मैं सोया हुआ होता तो। आफ्टर ऑल इतना अच्छा म्यूजिक पीस सुनने का मौका मुझे दोबारा थोड़ी ही मिलता, अभिमन्यु ने अंदर आते ही कहा और शौर्या उसे देखकर मुस्कुराई। जितनी खूबसूरत और बहादुर तुम हो ना गुड़िया रानी, उतना ही खूबसूरत ये म्यूजिक पीस भी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने अच्छे से पियानो बजा सकती हो। मैंने इतना अच्छा पियानो पहले कभी भी नहीं सुना है। अभिमन्यु ने एक के बाद एक उसकी तारीफ की और शौर्या के ओठों पर स्माइल और बती गई। उसके आंखों में आई चमक देखकर अभिमन्यु भी काफी खुश हुआ। बाबा ने सिखाया, यू कनो ही इज द बेस्ट, वो सबसे बेस्ट थे। काश वो भी मेरे साथ होते, मैं उन्हें तुमसे मिलाती अभिमन्यु, तुम भी उनसे जरूर इम्प्रेस हो जाते। ही इज द बेस्ट, शौर्या ने सच्चे दिल से सौरभ पाटिल को तारीफ करते हुए कहा। उसके दिल में सच में उन्होंने अपनी जगह बना ली थी और वो उसे के लिए उसके पिता ही हो गए थे। वो वाकई में बहुत अच्छे इंसान थे और काफी टैलेंटेड भी, अभिमन्यु बोला और उसने पास आकर उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया।
क्या ये दर्द हो रहा है? तुम्हें तुरंत अपने हाथों पर इतना जोर देना नहीं चाहिए था प्रिंसेस। अभिमन्यु फिक्र से धीरे धीरे उसके हाथ को सहलाने लग गया। शौर्या के रिस्ट पर का कट वाकई में गहरा था और इस तरह से पियानो बजाने की वजह से उस पर जोर पड़ सकता था और वहां के स्टिकर्स निकल भी सकते थे। मैं ध्यान रखूंगी, शौर्या धीरे से बोली। उसका वो घाव पहले ही भर चुका था। चिका की दी हुई दवाई की वजह से, वो दवाई जो उसी ने बनाई थी उसके वजह से उसका घाव पूरी तरह से ठीक था और अब सिर्फ वह उसका मार्क रह गया था। ले अभी भी पट्टी होने की वजह से अभिमन्यु को उसका घाव दिखने का कोई चांस ही नहीं था। चिका एक एडवांस सिस्टम थी जो किसी भी चीज को टेलीपोर्ट कर सकती थी और शौर्या तक पहुंचा सकती थी। ये बात कोई भी नहीं जानता था कि शौर्या ने उसकी अलग से एक और लैब बनाई थी जो उस आइलैंड के नीचे गहरे समंदर में थी। वो लैब इतनी सिक्योर थी कि ना ही आज तक उसके बारे में किसी को पता चला था और ना ही उस बड़े से एक्सप्लोजन के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। उस लैब में शौर्या के किए हुए हर एक एक्सपेरिमेंट और हर एक मेडिसिन थी जो उसने बनाई थी। अभिमन्यु इतना ही बोला और उसके हाथ को सहलाते हुए उसने धीरे से वहां अपने ओठों से चुन लिया। उसकी ये हरकत और शौर्या के ओठों पर शर्म भरी मुस्कान आ गई। प्रिंसेस, क्या तुम जानती हो कि सौरभ सर, वो तुम्हारे असली डैड नहीं थे? अभिमन्यु ने जरा हिचकिचाते हुए ही सवाल किया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। मैं जानती हूँ और मैं अपने असली पेरेंट्स को ढूंढना चाहती हूँ अभिमन्यु। में बस मुझे फैमिली चाहिए। उन लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया और उसका अंजाम उन लोगों ने मुझे बेच दिया। मैं अब अपनी एक फैमिली चाहती हूँ। अगर मेरी फैमिली सच में अच्छी हुई तो मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहूंगी, शौर्या बोली और अभिमन्यु उसकी तरफ देखता ही रह गया। तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाऊंगी? अभिमन्यु का सीरियस टोन और शौर्या हैरान होकर उसके तरफ देखते ही रह गई। क्या वो सच में उसे छोड़कर जाना चाहती है? उसने खुद से ही सवाल किया और खुद से ही तुरंत जवाब दिया, नहीं, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। शौर्या उसके इनको में देखने लग गई। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं, और अगर मुझे जाना भी पड़ा तो वो कुछ सालों के लिए होगा। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा आपके पास, आपके लिए लौट के आ जाऊंगी, शौर्या कॉन्फिडेंटली उसके आंखों में देखकर बोली और अगले ही पल उसके ओठों अभिमन्यु के ओठों में गिरफ्त हो गए। वो खुशी से पागल होकर शौर्या के ओठों के साथ खेलने लग गया। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे के ओठों के साथ खेल रहे थे और वो छुवन उन दोनों को एक अजीब सा सुकून पहुंचा रही थी। अभिमन्यु ने फिर थोड़ी देर बाद उसे रिहा किया और उसे अपने बाहों में लेकर उस रूम की बालकनी में आ गया। जाहिर सी बात थी, वो म्यूजिक रूम था तो उसकी बालकनी का डिजाइन भी उसी तरह से था, काफी खूबसूरत और प्यारा। और उस खूबसूरत माहौल में बैठा हुआ वो खूबसूरत जोड़ा काफी देर तक अलग अलग बातों में खोया हुआ था। सिर्फ बातें ही नहीं, एक दूसरे की मीठी सी छुवन भी। शौर्या अभिमन्यु के बाहों में बैठी हुई थी और अभिमन्यु की सांसें लगातार उसके चेहरे पर, उसके गर्दन पर महसूस हो रही थी। वही शौर्या भी बातें करते वक्त उसके बालों में हाथ फिरा रही थी, उसके बियर्ड को धीरे से छू रही थी और उसकी ये प्यारी प्यारी हरकतें अभिमन्यु को दिल ही दिल काफी खुश कर रही थी। बातें करते हुए ही ना जाने किस वक्त शौर्या उसके बाहों में सो गई और अभिमन्यु भी उसे देखते हुए ही उसे लेकर वही काउच पर लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज की किरणों की वजह से ही दोनों की नींद खुल गई। अभिमन्यु तो उससे पहले ही उठा हुआ था और शौर्या की खूबसूरती को निहार रहा था। बहुत प्यारी दिखती ही शौर्या। अगर उसने उसकी बहादुरी न देखी होती ना, तो सच में अभिमन्यु को शक हो जाता उसके नाम से। उसके लुक के साथ उसका नाम बिल्कुल भी सूट नहीं होता था। उस जैसे प्यारी लड़की का नाम तो उसी की तरह प्यारा होना चाहिए था। बट सच में सौरभ जी ने उसकी प्यारी सी सूरत को देखकर नहीं बल्कि उसकी बहादुरी को देखकर उसका नाम रखा था, और जो कि सही भी था। ऐसे ही ना जाने क्या क्या ख्यालात अभिमन्यु के दिमाग में आ रहे थे। अम्मा, गुड मॉर्निंग, शौर्या ने नींद से भरी हुई आवाज में अपनी आंखों को मिचमिचाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, और जब उसे यह एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से अभिमन्यु के ऊपर सोई हुई है, तब जाकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, अभिमन्यु प्यार से बोला और उसके गाल पर ओठ टिका दिए। उसके बालों को एक और करके वो फिर से उसके दीदार में लग गया और शौर्या शर्माते ही उठकर बैठ गई। आराम से गुड़िया रानी, लग जाएंगी ना तुम्हें? अभिमन्यु उसकी जल्दबाजी देखकर जरा फिक्र से ही बोला और शौर्या ने मुस्कुराकर उसके पास देखा। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, शौर्या शर्माते हुए ही वहां से चली गई और अभिमन्यु भी मुस्कुराते ही उसे जाते ही देखता रह गया। उसके फोन का रिंग हुआ और कॉलर देखकर उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। हम 11 बजे मिलते हैं, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अभिमन्यु ने कहा और कॉल काट दी। और उसके कॉल के कट करते ही दूसरे साइड वाला लगता काफी गुस्सा हो गया। डैम दिस मैन, समझता क्या है ये अपने आप को?
अभिमन्यु राठौड़, तुम बस मिलो मुझे, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ कि शिवाय बुंदेला आखिर है कौन और मेरे कॉल काटने का अंजाम क्या होता है। उस लड़के शिवाय ने गुस्से से कहा और अपना फोन काउच पर फेंक दिया। लगभग अभिमन्यु के ही उम्र का था वो, 26-27 के करीब, और बहुत ही हैंडसम भी था। उसके चेहरे के फीचर्स, उसके लुक और उसका ओवरऑल अटायर, जिसे देखकर ही फील हो रहा था कि वो बड़ो ही रिच और रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करता है, और ऐसा था भी। राठौड़ ग्रुप्स और इंडस्ट्री के बाद एशिया में बुंदेला ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का ही नाम था। वो दोनों अलग अलग बिजनेस में थे, वरना अगर वो एक ही बिजनेस में होते तो ये कहना मुश्किल होता कि उन दोनों बिजनेस ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप बेस्ट है। बुंदेला ग्रुप्स डायमंड, सिल्वर और गोल्ड के बिजनेस में नंबर 1 पर था और उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी नंबर 1 रैंक होल्डर थी। तो वही अभिमन्यु राठौड़ ऑनलाइन इंडस्ट्री का बेताज बादशाह था, और टाइप ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस और साथ ही उसके हॉस्पिटल और होटल की चेस भी नंबर 1 पोजीशन पर थी। और ऐसे ये टक्कर के रहने वाले दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी थे। शिवाय ब्रो, जस्ट रिलैक्स, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? और रहा सवाल अभी का, तो आई थिंक वो उसकी नैने बनी मोहब्बत के साथ बीजी है, रुद्राय बोला और हंसने लग गया। वो भी उतना ही हैंडसम था जितना कि शिवाय था। अगर देखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे के जैसे ही दिखते थे, और दिखते क्यों ना वो ट्विंस जो थे। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवाय हमेशा बियर्ड लुक में होता था तो वही रुद्राय क्लीन शेव में। शिवाय, रुद्राय और अभिमन्यु, दे थ्री आर बेस्ट फ्रेंड्स। अभिमन्यु 1 या 2 महीनों से छोटा था उन दोनों से, लेकिन उनका किंडरगार्टन से लेकर तो मास्टर तक का पूरा एजुकेशन साथ ही में हुआ था। हाँ, बाद में शिवाय उनसे अलग हो गया था और वो बिजनेस की स्टडी कर रहा था। वही अभिमन्यु और रुद्राय मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, बट फिर अब में अभिमन्यु ने हॉस्पिटल के साथ साथ बिजनेस में भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उसकी हॉस्पिटल चेन ज्यादातर रुद्राय ही देखता था। शट अप रुद्रा, तुम्हें पता नहीं है मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? बात ऐसी है कि शिवाय ने कुछ कहा जिसे सुनकर रुद्राय के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए। वही दूसरी और अभिमन्यु के विला में, हम टेक दिस, ये तुम्हें पसंद आएगा। अभिमन्यु एक के बाद एक डिश शौर्या को सर्व कर रहा था और उसे खाने के लिए बोल रहा था। आज भी टेबल अलग अलग डिशेज से भरा हुआ था। अभिमन्यु ने शौर्या के लिए काफी कुछ बनवाया था, और स्पेशली उसके पसंद का मीठा भी। ना, आई डोंट वॉन्ट इट, मैंने अब बहुत खा लिया है, एम टोटली फुल। शौर्या ने अपने पेट पर हाथ रख कर कहा, एंड वो सही भी था। सब कुछ इतना टेस्टी था कि उसने थोड़ा ज्यादा ही खा लिया था। सब तो उसे हैरानी से देख रहे थे कि इतनी सी वो इतना सब कुछ कैसे खा सकती है। तो चलो हम एक छोटी सी वॉक पर चलते हैं, तुम बेहतर फील करोगी, अभिमन्यु ने मुस्कुरा कर कहा। शौर्या के एक्सप्रेशन देखकर उसके ओठों पर एक बड़ी ही प्यारी स्माइल आ गई थी। अम्मा, यप, शौर्या को भी वो बेहतर लगा और विला के गार्डन में ही वो वॉक पर गए। अभिमन्यु ने फिर उसे उसकी मेडिसिन दी और उसके साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड किया। अम्मा, प्रिंसेस, देयर इज अ इमरजेंसी, मैं कुछ ही देर में लगभग 1 या 2 घंटों में आ जाऊंगा। तब तक तुम यहाँ आराम करना, ओके? या फिर तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मैं जाकर आ जाऊं ना? अभिमन्यु ने फिक्र से कहा और शौर्या ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया। इट्स ओके मन, आप जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। शौर्या को अंदाजा था कि उसके पास काम का कितना प्रेशर होगा। चिका की दी हुई इन्फॉर्मेशन के बाद वो जानती थी कि उसका अभिमन्यु एशिया ना नंबर 1 बिजनेस में है और साथ ही में वो दल के टॉप रिच इंसानों में से एक है। उस पर काम का कितना प्रेशर होगा इस बात का अंदाजा था उसे। अपना दया रखना बेबी, मैं बस जल्दी वापस आ जाऊंगा। और हाँ, लिली और आंटी सारिका तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ है, ओके? अभिमन्यु को काफी फिक्र थी उससे, लेकिन उसका जाना भी जरूरी था, सो वो उसे सी ऑफ करके वह चला गया। उसके जाने के बाद ही आंटी सारिका और लिली अंदर आ गए। शौर्या ने उनसे कुछ देर बातें की और फिर उन्हें बाहर जाने के लिए बोल दिया। चिका, एक्टिवेटा रोबोट्स, मुझे पाने लिए कुछ मेडिसिन चाहिए। शौर्या ने चिका से कांटेक्ट कर दिया। ओके, बट कौन सी मेडिसिन बॉस? हमारे पास आपके बनाए हुए सभी मेडिसिन है, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, सिर्फ 2 या 3 पिल्स है उन हर एक मेडिसिन की, चिका ने जवाबा देकर कहा। और शौर्या चिढ़ कर देखने लग गई। मुझे पता है चिका, मैंने ही वो मेडिसिन वहाँ रखी हुई थी, और फिलहाल मुझे उन 1-2 मेडिसिन से ही कम चलाना होगा, क्योंकि उस आइलैंड के साथ साथ वो हर्ब्स गार्डन भी तबाह हो गया होगा और हमारे पास कोई भी हर्ब्स अब बचे नहीं होंगे। अम्मा चिका, हमें वो जड़ी बूटियाँ कहाँ मिल सकती है? शौर्या ने उससे सवाल किया। बॉस, हर्ब मार्केट में आपको मेडिसिन मिल जाएंगी, बट उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। आपको कौन सी पिल्स बनानी है, आप मुझे नाम बताइए, मैं उनकी प्राइस चेक करके आपको बताती हूँ। चिका के सावला पर शौर्या ने उसे मेडिसिन और उन हर्ब्स के बारे में बताया।
ये मेडिसिन क्यों? चिका का सवाल और शौर्या बोली, मुझे अपनी स्ट्रेंथ बानी है, नो डाउट कि मैं अभी भी अपनी फाइटिंग स्किल्स नहीं भूली हूँ, बट ये बॉडी उस हिसाब से काफ़ी वीक है और जिस स्ट्रेंथ की मुझे ज़रूरत है वो मेरी बने हुई एनर्जी पिल्स खाकर ही मुझे मिलेंगी, और साथ ही ने मुझे कुछ ब्यूटी पिल्स भी चाहिए। शौर्या ने उसके हाथों की तरफ देखकर कहा। नो डाउट कि वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गौर से देखने पर उसकी स्किन थोड़ी सी डैमेज हुई दिखती थी और शौर्या लप अभिमन्यु के लिए बहुत ही चचा दिखना था। हम आपको खुद पर ध्यान देना ही होगा, वैसे भी यहाँ खूबसूरती को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो जितना खूबसूरत होता है उसकी उतनी ही तारीफ होती है, चिका ने कहा और टेलीपोर्ट करके उसके लिए एक एग पिल और दूसरी ब्यूटी पिल दे दी। एनर्जी पिल वो हमेशा उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए लेते ही थे, लेकिन ब्यूटी पिल्स की जरूरत उस शौर्या को कभी नहीं गिरी थी। ब्यूटी पिल्स का इन्वेंशन तो उसने उनके सीनियर्स के वाइफ और दूसरे गर्ल्स के लिए किया था, बट अब शौर्या को भी वो पिल लेनी थी और उसकी खूबसूरती को निखारना था। आगे का काफी वक्त वो और चिका उन्हें हर्ब्स कहाँ से मिलने के इसी में गम हो गए और सब कुछ तय होने के बाद उनकी नज़र उस टायर हुए अकड़े पर गई जो लाखों के घर में था। बॉस, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपके पास तो एक पैसा नहीं है, फिर अब आप क्या करेगी? चिका का सवाल और शौर्या भी कुछ सोच में गिर गई। वही दूसरी और अभिमन्यु जल्दी ही बुंदेला ग्रुप्स के हेड ऑफिस पहुंचा और जैसे ही वो अंदर गया वहां इतने सब को देखकर उसके माथे पर शिकन छा गई। उसकी नजरें शिवाय पर गई जो उसे गुस्से से घूर रहा था और वही रुद्राय का भी सेम रिएक्शन। कहाँ से अरेंज करेगी शौर्या पैसे? और आखिर कौन है ये शिवाय और रुद्राय बुंदेला? और क्यों गुस्सा है वो अभिमन्यु से? साथ ही में उनके साथ के और दूसरे लीग कौन थे, जानेंगे अगले पार्ट में। टू बी कंटिन्यूड।